दाऊद मुंबई का डॉन था, लेकिन मुंबई का किंग नहीं, क्योंकि डॉन सिर्फ अंधेरे में डर फैलाता है, किंग सामने खड़े होकर शहर पे राज करता है। दाऊद के पास शूटर थे, पैसे थे, दुबई था, कराची था, डी कंपनी थी, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के पास कुछ ऐसा था जो दाऊद के पास कभी नहीं था। मुंबई की जनता, मुंबई की सड़क, मुंबई का गुस्सा, मुंबई का अभिमान और एक बुलंद आवाज, ऐसी आवाज जो माइक पर आती थी तो बांद्रा से दादर तक, दादर से ठाणे तक और ठाणे से पूरे महाराष्ट्र तक गूंजती थी। तो सवाल यह नहीं है कि मुंबई में डर किसका था, सवाल यह है मुंबई किसकी सुनती थी। एक तरफ दाऊद था, जिसका एक फोन कॉल किसी बिल्डर की रातों की नींद उड़ा सकता था, और दूसरी तरफ बाला साहेब थे, जिनकी एक आवाज पर पूरा शहर रुक सकता था। यही असली फर्क था। और मुंबई जैसे शहर में जो आदमी लोगों को जगा दे, वही असली किंग होता है। यह कहानी किसी फिल्म की हीरो विलन फाइट नहीं है। यह कहानी दो तरह की पावर की है। एक पावर जो अंधेरे में चलती थी, और दूसरी पावर जो खुले मैदान में गरजती थी। दाऊद की दुनिया डोंगरी की गलियों, स्मगलिंग, हवाला, शूटर्स, एक्सट्रॉशन और दुबई के दरबार से बनी थी। बाला साहेब की दुनिया दादर, परेल, गिरगांव, शिवाजी पार्क, सामना, मातोश्री और लाखों लोगों के इमोशन से बनी थी। दाऊद पैसा निकालता था, बाला साहेब लोगों की बुझी उम्मीद को जगाते थे, और उम्मीद पैसों से बड़ी करेंसी होती है। 60 और 70 के दशक की बॉम्बे आज की मुंबई जैसी नहीं थी। मिलों का धुआं उठता था, मजदूर सुबह सुबह लोकल पकड़ते थे, डॉक पर माल उतरता था, फिल्म स्टूडियोज में सपने बनते थे, चौलों में 10-10 लोग एक कमरे में रहते थे, और उसी शहर में धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड अपनी जड़ें जमा रहा था। पहले हाजी मस्तान आया, करीम लाला आया, वरदराजन मुदलियार आया। उन लोगों का क्राइम था, स्मगलिंग थी, सेटिंग थी, लेकिन एक सीमा थी। वो लोग पैसा बनाते थे, पर शहर को जलाने वाली सोच नहीं रखते थे। फिर दाऊद आया, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा। ये बात ही अपने आप में अजीब लगती है। जिस घर में खाकी वर्दी की इज्जत थी, उसी घर से ऐसा लड़का निकला जिसने आगे चलकर पूरा सिस्टम चैलेंज कर दिया। दाऊद ने शुरू में वही किया जो उस दौर के कई छोटे गुंडे करते थे, हफ्ता, लूट, स्मगलिंग, गैंग राइवलरी। लेकिन दाऊद की नजर छोटी नहीं थी। वह गली का भाई नहीं रहना चाहता था, वह सिस्टम बनना चाहता था। उसने समझ लिया कि मुंबई में असली पैसा सिर्फ बंदूक से नहीं आता। असली पैसा आता है डर, कांटेक्ट और टाइमिंग से। किस बिल्डर को फोन करना है, किस प्रोड्यूसर को पैसा लगवाना है, किस ऑफिसर को खरीदना है, किस आदमी को जिंदा रखना है, किस आदमी को खत्म करना है। दाऊद ने क्राइम को कंपनी बना दिया। डी कंपनी नाम ही काफी था। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। बॉलीवुड तक उसके दरबार में जाता था। बिजनेसमैन उसके कॉल से कांपते थे, बिल्डर्स हफ्ता देते थे, छोटे गैंग उसके नाम से लाइन में लगते थे। लेकिन एक बात याद रखो, दाऊद के डर की एक लिमिट थी। दाऊद का डर प्राइवेट था, एक फोन पे अकेला एक आदमी डरता था। लेकिन बाला साहेब की पावर पब्लिक थी। उनकी आवाज लाउडस्पीकर पर आती थी, मैदान भर जाता था, सड़क भर जाती थी, लोग घर से बाहर निकलते थे और शहर का मूड बदल जाता था। बाला साहेब बंदूक लेकर नहीं, बल्कि बस एक पेंसिल लेकर आए थे। कार्टूनिस्ट थे, लेकिन उनका कार्टून सिर्फ ड्राइंग नहीं था, वो सिस्टम पर तमाचा था। मराठी लोगों को लगता था कि उनकी ही सिटी में उनकी जगह छीन रहे हैं। बाला साहेब ने उस गुस्से को पहचाना जिसे बाकी लोग इग्नोर कर रहे थे। मुंबई बदल रही थी, बाहर से लोग आ रहे थे, काम कम था, मिलों का फ्यूचर अनसर्टेन था। मराठी नौजवानों को लग रहा था कि उनकी अपनी मुंबई में उनकी आवाज दब रही है। बाला साहेब ने उन लोगों को समझा, फिर शब्दों को आंदोलन बनाया, मार्मिक निकला, फिर शिवसेना बनी, और फिर धीरे धीरे एक कार्टूनिस्ट मुंबई की सबसे तेज आवाज बन गया। यहां से बाला साहेब पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो फिनोमिनन बन गए। असल में उन्होंने कभी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ली ही नहीं, लेकिन यही तो असली बात थी। कुर्सी पर कोई और बैठ सकता था, पर कुर्सी का कंट्रोल मातोश्री से आता था। मातोश्री सिर्फ घर नहीं था, मातोश्री मुंबई का पावर हाउस था। नेता जाते थे, एक्टर्स जाते थे, बिजनेसमैन जाते थे, पुलिस के बड़े लोग भी समझते थे कि इस घर की आवाज को हल्के में नहीं लेना है। और मुंबई का आम आदमी, वह जानता था कि बाला साहेब बोलेंगे तो बात सिर्फ स्पीच नहीं रहेगी, बात सड़क पर दिखेगी। यही बात दाऊद के पास नहीं थी। दाऊद के पास आदमी थे, बाला साहेब के पास लोग थे। दोनों में फर्क समझो। आदमी पैसे से आते हैं, लोग इमोशन से आते हैं। दाऊद हायर्ड लॉयल्टी पर चलता था, बाला साहेब भावनिक लॉयल्टी पर चलते थे।
और मुंबई में भावनिक लॉयल्टी से बड़ा हथियार कोई नहीं। एक दौर ऐसा आया जब दाऊद का डर मुंबई पर छाया हुआ था। दुबई में बैठकर भी वह मुंबई में कंट्रोल रखता था। किसको धमकाना है, किससे पैसा लेना है, किस फिल्म में पैसा लगाना है, किसको हटाना है, सब दुबई से चलता था। लेकिन 1993 ने सब बदल दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई फट गई। एक के बाद एक धमाके, स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, सड़कें खून से भर गईं। लोग भाग रहे थे, धुआं उठ रहा था, सायरन बज रहे थे, और मुंबई ने पहली बार महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड अब सिर्फ स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल नहीं रहा। अब यह शहर के दिल पर हमला था। दाऊद अब सिर्फ डॉन नहीं रहा, वह पब्लिक एंगर का चेहरा बन गया। लेकिन 1993 के बाद उसी डर ने गुस्सा पैदा किया, और गुस्से को आवाज देने के लिए मुंबई में एक आदमी पहले से मौजूद था, बाला साहेब ठाकरे। जब बाला साहेब बोलते थे, भाषा सीधी होती थी, डिप्लोमैटिक नहीं, सॉफ्ट नहीं, राउंड अबाउट नहीं, सीधी। कई लोगों को वह भाषा चुभती थी और लाखों को वही भाषा ताकत देती थी। यही बाला साहेब थे। लव हिम और हेट हिम इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। उनकी आवाज में वो रफनेस थी जो मुंबई की लोकल ट्रेन में मिलती है, वो शार्पनेस थी जो मुंबई के न्यूज़पेपर कार्टून में होती है, वो एटीट्यूड था जो दादर की सड़क पर चलता है, और वो कॉन्फिडेंस था जो आदमी को तब आता है जब उसे पता हो कि उसके पीछे लोग खड़े हैं। अब सोचो, एक तरफ दाऊद जो मुंबई से भाग चुका था, दुबई में बैठा था, फिर कराची में प्रोटेक्शन में छुपा बताया गया, उसकी पावर मुंबई में थी। दूसरी तरफ बाला साहेब जो मुंबई छोड़कर नहीं गए, मातोश्री में बैठे, सामना में लिखते रहे, शिवाजी पार्क में बोलते रहे, लोगों के सामने रहे, और यही फर्क बहुत बड़ा था। दाऊद शैडोज का आदमी था, बाला साहेब स्टेज के आदमी थे। दाऊद छुपकर डराता था, बाला साहेब सामने आकर गरजते थे, और मुंबई सामने गरजने वाले आदमी को ज्यादा याद रखती है। अब लोग पूछते हैं, क्या दाऊद बाला साहेब से डरता था? सवाल थोड़ा गलत है। दाऊद किसी एक आदमी से डरने वाला छोटा गुंडा नहीं था। वह चालाक था, पैसे वाला था, प्रोटेक्टेड था। लेकिन बाला साहेब भी कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं थे। उनसे टकराना मतलब सिर्फ एक व्यक्ति से टकराना नहीं था, उन लाखों लोगों के इमोशन से टकराना था। दाऊद किसी आदमी को टारगेट कर सकता था, लेकिन बाला साहेब के पीछे खड़े लोग एक आइडिया की तरह थे, और आइडिया को गोली से खत्म नहीं किया जा सकता। यही बात अंडरवर्ल्ड समझता था। ऐसे आदमी को चैलेंज करना जिसकी आवाज पर पूरी मुंबई हिल सकती हो, वह अलग खेल है, क्योंकि गोली एक आदमी को लगती है, लेकिन बाला साहेब आवाज लाखों लोगों में आग लगा सकती है। यही बाला साहेब की पावर थी। मुंबई में कई लोगों को उनसे प्यार था, कई लोग उनसे डरते थे, कई लोग उनसे असहमत थे, पर एक बात सब मानते थे, बाला साहेब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन किंग वही होता है जिसकी प्रेजेंस से गेम बदल जाए, और बाला साहेब ही मुंबई का प्रेजेंस थे। अब दाऊद की पावर समझो, वह अंडरवर्ल्ड का सीईओ था। उसने क्राइम को मल्टीनेशनल बना दिया। दुबई से कॉल्स, कराची से प्रोटेक्शन, मुंबई में शूटर्स, बॉलीवुड में पैसा, हवाला में कैश। लेकिन उसे हमेशा डार्कनेस चाहिए थी। उसका एम्पायर जितना बड़ा था उतना ही छुपा हुआ था। वह सामने नहीं आ सकता था, वह खुले मैदान में खड़ा होकर भाषण नहीं दे सकता था, वह अपने नाम से रैली नहीं कर सकता था, वह मुंबई की सड़क पर निकलकर कह नहीं सकता था, मैं आया हूं। लेकिन बाला साहेब कर सकते थे। वो माइक पकड़ते थे, लोग रुकते थे, लोग सुनते थे, लोग रिएक्ट करते थे। यही सबसे बड़ा फर्क है। दाऊद के पास कंट्रोल था, लेकिन लेजिटिमेसी नहीं थी। बाला साहेब के पास कंट्रोवर्सी थी, लेकिन पब्लिक लेजिटिमेसी थी। दाऊद का डर इलीगल था, बाला साहेब का असर पॉलिटिकल था। और भावना जब मूवमेंट बनती है तो उससे बड़ा कोई गैंग नहीं होता। इसलिए अगर कोई पूछे कि मुंबई का असली किंग कौन था, तो आंसर सिंपल नहीं है। अंडरवर्ल्ड की गलियों में दाऊद किंग था, लेकिन मुंबई सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं थी। मुंबई मिल वर्कर्स की थी, टैक्सी ड्राइवर्स की थी, फिल्म इंडस्ट्री की थी, पुलिस की थी, शिवाजी पार्क की थी, लोकल ट्रेन में लटकते आदमी की थी। और इन सब के मूड पर अगर किसी आदमी की आवाज असर डालती थी तो वह दाऊद नहीं था, वह बाला साहेब थे। दाऊद लोगों को चुप करा सकता था, बाला साहेब लोगों को बोलने पर मजबूर कर सकते थे। दाऊद डर से काम करवाता था, बाला साहेब आइडेंटिटी से काम करवाते थे। दाऊद के आदमी बंदूक लेकर निकलते थे, बाला साहेब के लोग झंडा लेकर निकलते थे। और मुंबई में झंडा कई बार बंदूक से बड़ा सिग्नल होता है। तो मुंबई का असली किंग कौन था? वो आदमी
जो फोन कॉल पर किसी को चुप करा सकता था, या वो आदमी जिसकी आवाज पर पूरा शहर बोलने लगता था। दाऊद का नाम आज भी क्राइम फाइल्स में मिलता है, लेकिन बाला साहेब का नाम आज भी नारों में गूंजता है। और मुंबई में फाइल्स से ज्यादा लंबी उम्र नारों की होती है, क्योंकि फाइल्स बंद हो जाती हैं, लेकिन आवाज आवाज दीवारों में रह जाती है। और मुंबई की दीवारों में आज भी एक आवाज गूंजती है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे